मेरा नाम किरण है। मैं बहुत ही खूबसूरत थी। इसी छोटी सी उम्र से ही मेरे रिश्ते आना शुरू हो गए थे। तभी मेरी शादी मेरे पिता ने 17 साल की उम्र में अपने ही दोस्त के बेटे आनंद से करवा दी थी। आनंद मुझसे बहुत प्रेम करते थे और जब तक वो ज़िंदा थे मुझे कभी किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं हुई थी। हमारी ज़िंदगी के 10 साल बड़े ही सुकून से गुज़रे थे। लेकिन उनके अचानक निधन के बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरा जीना दूभर कर दिया। उनकी आंखों में मेरा अस्तित्व खटकने लगा, क्योंकि मेरे साथ मेरा एक 8 साल का बेटा भी था और मेरे देवर और जेठ ये बात अच्छी तरह जानते थे कि अगर मुझे अभी और इसी वक्त घर से ना निकाला गया तो मेरा बेटा संपत्ति पर हकदार बनकर खड़ा हो जाएगा। मैंने जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से अपने ससुराल में शौक के दिन पूरे किए और ये समय ख़त्म होते ही मेरे जेठ ने फैसला सुना दिया कि अब मुझे ये घर छोड़कर जाना होगा, क्योंकि एक जवान औरत का पति के बगैर इस घर में रहना उचित नहीं है। मगर मैं अच्छी तरह जानती थी कि वो ये बात क्यों कह रहे हैं। लेकिन मेरे पास इस घर के अलावा और कोई ठिकाना नहीं था। मेरा बूढ़ा बाप मर चुका था और मेरा भाई शादीशुदा था। मैं जानती थी कि मेरी भाभी 4 दिन से ज़्यादा मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। मैं उनके कदमों में गिर गई और विनती की कि मुझे इस घर से ना निकालें। बेशक मुझे मेरे पति की संपत्ति में से कोई हिस्सा मत दीजिएगा। लेकिन मेरे ससुराल वालों को मुझ पर ज़रा भी दया नहीं आई और उन्होंने मुझे और मेरे बेटे को उस घर से निकाल दिया। मजबूरन मैं अपने 8 साल के बेटे को लेकर मायके पहुंच गई। मेरे भाई ने मुझे देखकर सीने से लगा लिया। 2-4 दिन तो भाभी ने भी मेरा खूब ख्याल रखा, लेकिन उसके बाद उन्हें एहसास हो गया कि मैं और मेरा बेटा हमेशा के लिए भाई की जिम्मेदारी बनने वाले हैं, तो उनका व्यवहार बुरा होना शुरू हो गया। मैं घर की बेटी से कब घर की नौकरानी बन गई, मुझे खुद ही पता नहीं चला। भाई सारा सारा दिन नौकरी पर होता और भाभी घर का सारा काम मुझ पर डालकर अपने कमरे में आराम करती रहती। मुझे घर के कामकाज से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब मेरी भाभी मुझे ताने देती और अपने किए जाने वाले एहसान जताती तो मेरा दिल खून के आंसू रोने लगता। मेरे भाई की बच्ची और मेरा बेटा लगभग एक ही उम्र के थे। भाभी ने अपने बच्चों का बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया, लेकिन मेरे बेटे को घर में कामकाज के लिए रख लिया और ये बात मुझ पर बर्दाश्त नहीं हुई। मैं दिन रात उनकी सेवा कर रही थी और वो मेरे बेटे को शिक्षा तक नहीं दिलवाना चाहती थी। मैंने अपने भाई से आयुष की शिक्षा के बारे में बात की तो भाई ने आयुष का भी स्कूल में एडमिशन करवा दिया और ये बात भी मेरी भाभी से बर्दाश्त न हुई। घर में आए दिन झगड़ों की शुरुआत होने लगी। आखिरकार एक दिन तंग आकर मैंने भाई से कह दिया कि आप कोई बड़ी उम्र का आदमी देखकर मेरा उसके साथ विवाह कर दें, जो मेरा और मेरे बेटे का सारा खर्च उठा सके। मेरा भाई भी मजबूर था, वो सारी ज़िंदगी मेरा खर्च नहीं उठा सकता था। उसने रिश्ता करवाने वाली आंटी के ज़रिए मेरे लिए एक रिश्ता ढूंढ लिया। उम्र तो आदमी की 60 साल थी, मगर वो एक बिजनेसमैन था। मेरा बेटा आयुष उस रिश्ते पर राज़ी नहीं हुआ। वो बहुत उदास था। वो कहता, माँ आप दूसरी शादी ना करें वरना मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। अपने बेटे को रोता देखकर मैंने दूसरी शादी से इनकार कर दिया और अपनी भाभी से तंग आकर अपने भाई का घर भी छोड़ दिया और एक छोटे से किराए के घर में आयुष के साथ अकेली ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। आयुष को स्कूल में एडमिशन करवा कर मैंने खुद भी उसी स्कूल में अध्यापिका की नौकरी कर ली और बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी की गाड़ी को घसीटने लगी। मैंने विधवा होने के बाद वो समय देखा जब एक वक्त की रोटी खाती तो 2 समय खाली पेट गुजारा करती। कभी कभी मेरी आंखों में ये सोचकर आंसू आ जाते कि जब तक पति का साया मेरे सर पर था मेरी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत थी। मेरे पति के जाते ही दुनिया के असल रंग मुझे नज़र आने लगे थे। औरत की ज़िंदगी की खूबसूरती वाकई उसकी ज़िंदगी में शामिल मर्द के दम से होती है और इस बात का एहसास मुझे मेरे पति आनंद के जाने के बाद बहुत ज़्यादा होने लगा था। कभी कभी मेरा भाई मुझसे मिलने के लिए आता तो बहुत दुखी हो जाता। वो नहीं चाहता था
कि मैं इस तरह दर दर की ठोकरें खाऊं, लेकिन मुझे भी ये बात स्वीकार नहीं थी कि मेरी ज़रूरतें उसका शादीशुदा घर ख़राब कर दें। मैंने बाहर की दुनिया में कदम रखा तो मुझे दुनिया के सभी रंग नज़र आ गए थे और मैंने फ़ैसला किया कि मुझे अपनी इस नौकरी के साथ 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 कोई ना कोई छोटा सा काम शुरू कर देना चाहिए ताकि ज़िंदगी को सही तरीके से आगे बढ़ा सकूं। वैसे भी आयुष बड़ा हो रहा था और उसकी ज़रूरतों में बढ़ोतरी हो रही थी। मैंने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा और भाई के दिए हुए पैसों को जमा करके एक छोटी सी दुकान खोली जहां मैं औरतों के श्रृंगार वगैरह का सामान बेचने लगी। आनंद के जाने के बाद मैंने बहुत मुश्किल समय गुजारा था, लेकिन धीरे धीरे वक्त बदलने लगा। मेरी दृढ़ता, मेरी मेहनत और मेरी प्रार्थनाएं रंग लाईं और ये मेरी छोटी सी दुकान बड़ी हो गई। मैं खुद दुकान भी चलाती थी और आयुष की पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देने की कोशिश करती थी। कई साल ऐसे ही बीत गए। मेरा कारोबार चमक उठा और मेरी दुकान एक बड़े शोरूम में बदल गई। वक्त की मांग के मुताबिक मैंने नई चीज़ों का सामान भी बढ़ाया और काम करने के लिए और ज़्यादा विधवा और बेसहारा औरतों को भी अपने साथ रख लिया। मैं अपने काम से पूरी तरह संतुष्ट थी। तभी एक दिन मेरी दुकान पर मेरा देवर शरद आया। 8 साल के बाद उसे अपनी आंखों के सामने देखकर बीते हुए सारे दुख ताज़ा हो गए। शरद को तो पहले इस बात पे यकीन नहीं आया कि मैं ज़िंदगी में इतनी आगे बढ़ चुकी हूँ और एक चमकते हुए कारोबार की मालकिन बन गई हूँ। लेकिन जब उसे एहसास हुआ तो वो शर्मिंदा हो गया और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा कि बड़े भाई के फैसले के आगे वो सर नहीं उठा सका था, जबकि उसे मेरे और आयुष के दुख का एहसास था। मैंने ये सोचकर शरद को माफ़ कर दिया कि वो मेरे पति भाई आनंद का भाई है और आनंद अपने छोटे भाई से बहुत प्रेम करते थे। शरद हमारे घर आने जाने लगा और आयुष से बहुत प्रेम करने लगा था। शरद का बेटा मेरे बेटे आयुष का ही हम उम्र था। उन दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई थी। मुझे भी इस बात की खुशी थी कि मेरे बेटे को चाचा का प्यार मिल गया है। वो बेचारा तो सारी उम्र रिश्तों के लिए तरसता रहा था। आयुष अब 16 साल का होने वाला था और उसके अंदर पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बदलाव आ गए थे। मैं दुकान से घर आती तो वो मुझे खोया खोया सा नज़र आता। घर से बाहर निकलता तो रात को देर से घर आता। मैंने घर में काम के लिए नौकरानी रख ली और वो मुझे अक्सर कहती कि पता नहीं दीदी जी, आयुष साहब को क्या हो गया है, पूरा समय अकेले कमरे में बंद रहते हैं। मैं जब भी आयुष से इस बारे में पूछती तो वो कहता कि परीक्षा करीब है और वो तैयारियों में लगा है। मैंने शुरू से ही आयुष के अच्छे संस्कार दिए थे, इसलिए मुझे उसके बिगड़ जाने का डर नहीं था। वैसे भी वो मेरे देवर शरद के बेटे वैभव के अलावा और कहीं नहीं जाया करता था। आयुष की परीक्षाओं में बस कुछ ही दिन बाकी रह गए थे और आजकल पढ़ाई में वो बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने लगा। मेरा काम भी बढ़ गया। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। मुझे बहुत तेज़ चक्कर आ रहे थे। एक दिन मैं स्टोर से घर लौटी तो चकराकर आयुष के कदमों में ही बेहोश होकर गिर गई। वो मुझे देखकर बहुत परेशान हो गया और फ़ौरन अस्पताल ले आया, जहाँ पहुंचकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। ये सर्दियों की एक शाम थी, लेकिन फिर भी मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया। मैं डॉक्टर के कमरे में बैठी थी और जो बात डॉक्टर ने मुझे बताई थी वो सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। ये कैसे संभव था कि मैं गर्भवती हो गई थी। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं एक विधवा औरत थी। मेरे पति के निधन को कई साल गुजर गए और डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मैं 2 महीने से गर्भवती हूँ। मैंने डॉक्टर से पूछा कि आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई, लेकिन डॉक्टर ने इनकार में सर हिला दिया। तब मैं अपनी रिपोर्ट उठाए खामोशी से अस्पताल से बाहर निकल आई। बाहर मेरा बेटा खड़ा था। मुझे देखकर फिक्र से पूछने लगा, माँ सब ठीक तो है ना? डॉक्टर ने क्या कहा? अब अचानक बेहोश कैसे हो गई थी?
आयुष के सवालों पर मैं उससे नज़रें चुराने पर मजबूर हो गई। मैं उसे क्या बताती कि मैं कैसे गर्भवती हुई, और वो भी इस उम्र के हिस्से में। वो तो मुझे चरित्रहीन ठहरा देता, जबकि मुझे तो खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। मैं अपने पति से अगाध प्रेम करती थी, और पति की मृत्यु के बाद मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं था जिसके साथ मेरा कोई संबंध था। लेकिन मेरी रिपोर्ट्स फिर किस बात की गवाही दे रही थीं कि मेरे पति की जगह कोई और मेरी आंखों के सामने मेरे स्वर्गीय पति का चेहरा घूम रहा था। मैं कभी उससे बेवफाई करने का सोच भी नहीं सकती थी, तो फिर किसी के साथ गलत संबंध बनाना तो बहुत अलग बात थी। आयुष के बार बार पूछने पर मैंने उसे झूठ कह दिया कि कमज़ोरी की वजह से चक्कर आ रहे थे। डॉक्टर ने मुझे आराम का कहा है। मेरी बात सुनकर आयुष नाराज़ होकर कहने लगा कि जब से पापा का निधन हुआ है आप अपना ख्याल नहीं रखती। अब आप रात को जल्दी सो जाया करें। नौकरों के होते हुए भी आपको घर के सारे काम खुद करने होते हैं, फिर नौकर रखने का क्या फ़ायदा। और मैं इतना छोटा भी नहीं हूँ कि आप मेरी चिंता में परेशान रहें। मैं जानता हूँ कि पापा के जाने के बाद आपको मेरी ज़्यादा चिंता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अपना ख्याल ना रखें। उसकी बात सुनकर मैं दुख से मुस्कुरा दी। पहले ही मैं आनंद के अचानक चले जाने पर पूरी तरह टूट चुकी थी, और अब सालों बाद इस खबर ने मुझे हिला कर रख दिया। अगर उस वक्त आयुष का साथ ना होता तो शायद मैं जीने की उम्मीद भी छोड़ चुकी होती। लेकिन कभी कभी प्रेम और उम्मीद इंसान की आंखों पर ऐसी पट्टी बांध देती है कि उसके सामने वाले की बुराइयां और कमियां नज़र ही नहीं आती। शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं आयुष से कितनी गहरी मोहब्बत करती थी कि मैं उसकी गलतियों को जान ही नहीं पाई। मैं आयुष के साथ घर आ गई थी और लगातार यही सोच रही थी कि ये सब कैसे संभव हुआ, और मैं दुनिया वालों और अपने बेटे को क्या जवाब दूंगी। इन सब सवालों ने मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब कर दी। मैं सच का पता लगाना चाहती थी, और यही सोच रही थी कि किस तरह सच का पता लगाऊं। दूसरी तरफ मैं आयुष में भी काफ़ी बदलाव महसूस कर रही थी, और इस बात ने मुझे परेशान कर रखा था। उसके टेस्ट में नंबर लगातार ख़राब आ रहे थे, और टीचर ने मुझे फ़ोन पर यही बताया कि आयुष का ध्यान कहीं और ही है। मैं आयुष के बारे में हर बात अब खुलकर शरत से किया करती थी, क्योंकि आयुष उम्र के जिस हिस्से में था उसे पिता की बहुत ज़रूरत थी, और पिता के चले जाने के बाद मैं चाहती थी कि उसका चाचा ही उसके सर पर स्नेह का हाथ रखे और उस पर कड़ी नज़र रखे, ताकि वो किसी गलत रास्ते पर ना चल बैठे। ये सोचकर मैंने अपने देवर को फ़ोन लगाया और उससे आयुष की पढ़ाई के बारे में बात की, तो वो कहने लगा, भाभी आप परेशान ना हो, आयुष पढ़ाई के लिए मेरे ही घर आता है, वो पूरा समय यहीं बिताता है। इससे बात मुझे काफ़ी तसल्ली हो गई थी। आयुष भी आजकल मेरी बहुत ज़्यादा चिंता करने लगा था। उसका यूँ मेरी चिंता करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा बेटा जवान हो गया था, लेकिन मैं उसका क्या करती जो मेरे पेट में पल रहा था। डॉक्टर ने मुझे साफ कहा था कि आप उम्र के जिस हिस्से में हैं गलती से भी बच्चा गिराने के बारे में मत सोचिएगा। इसलिए मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था कि मैं ये पता लगाऊं कि बच्चा किसका है। दुकान के अलावा ना ही मैं कहीं आती जाती थी, ना ही मेरा किसी से कोई ऐसा संबंध था। मेरे घर में आयुष के अलावा कोई मर्द नहीं था। मेरे लिए सच्चाई जानना बहुत ही मुश्किल था कि ये सब किसने किया होगा। जो कुछ भी हुआ था वो मेरी जानकारी में नहीं था। ज़रूर रात के अंधेरे का ही सहारा लिया गया था। ये सोचकर मैंने अपनी नौकरानी के आगे एक प्रस्ताव रख दिया कि अगर वो एक रात मेरी जगह मेरे बिस्तर पर सो जाए तो मैं उसे 5,000 रुपये इनाम दूंगी। वो खुशी खुशी 5,000 के लालच में तैयार हो गई। मैंने उसे अपने बिस्तर पर लिटाकर मुंह तक कंबल उड़ा दिया और कहा कि जो मर्ज़ी हो जाए वो यहाँ से नहीं उठेगी। और फिर मैं खुद आंगन की तरफ खुलने वाले कमरे की खिड़की के पास जाकर छुप गई। मुझे खुद भी मालूम नहीं था कि मेरे इस तरह करने से
मुझे ये पता चलेगा या नहीं कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसका ज़िम्मेदार कौन है। लेकिन इतना तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि किसी ने रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर ही मेरे चरित्र पर ये दाग लगाया। काफ़ी देर वहाँ खड़े रहने के बावजूद भी कोई हलचल नहीं हुई थी, और फिर जब मैंने मायूस होकर वापस लौटने का इरादा कर लिया तो अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला था। तब मैं सांस रोककर कमरे के अंदर का दृश्य देखने लगी, और ये देखकर मेरी जान निकल गई कि आधी रात को मेरे कमरे में कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा आया था, जिसने मुझे कहा था कि वो सारी रात वैभव के साथ गुजारने वाला है। और कुछ देर पहले ही मैंने शरद को फ़ोन करके इस बात की तसल्ली भी की थी कि वो उसी के घर में मौजूद है। और फिर आयुष का इस समय यहाँ क्या कर रहा था। मैं हैरान होकर उसे देख रही थी। वो दबे पैर मेरे बेड तक आया था। अब करीब आते ही उसने नौकरानी को अपनी माँ समझकर उसके पैरों को पकड़कर हिलाया था, जैसे चेक कर रहा हो कि मैं गहरी नींद में सो रही हूँ या नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो सब क्या कर रहा है। कहीं उसने तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। ऐसा विचार आते ही मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी होने लगी। मैं एक माँ थी और अपने बेटे के बारे में ऐसी गलत बात कैसे सोच सकती थी। जब आयुष को यकीन हो गया कि नौकरानी यानी कि मैं गहरी नींद में सो रही हूँ, तब उसने धीरे से जाकर मेरी अलमारी में से काफ़ी सारे पैसे निकाल लिए। आयुष की हरकत देखकर मैं और ज़्यादा परेशान हो गई थी और ज़्यादा चिंतित हो गई थी। मैं एक मिनट भी खुद को कमरे से बाहर ना रोक पाई। मैं तेज़ी से घूमकर जैसे ही अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंची तो आयुष कमरे से बाहर निकला था। मुझे अपने सामने खड़ा देखकर उसके होश उड़ गए थे। मैंने गुस्से में आयुष से पूछा कि ये सब क्या है, और उसकी जेब में हाथ डालकर नोटों की गड्डी निकाली और उसके चेहरे पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि मैं तुम पर आंखें बंद करके भरोसा करती थी और तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है। अब सच सच बताओ ये सब क्या हो रहा है, और तुम आधी रात को यहाँ मेरे कमरे में से ये पैसे लेकर कहाँ जा रहे हो। मैंने ज़िंदगी में पहली बार आयुष के मुंह पर थप्पड़ मारा था। ये थप्पड़ खाकर तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए बताया, मेरे देवर के बेटे वैभव ने उसे नशे की लत में फंसा दिया है, और उसी नशे के लिए उसे पैसों की ज़रूरत पड़ती है, और वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर सारी रात अलग तरह के नशे करता है। आयुष की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। शरद ने तो मुझे ऐसी कोई बात नहीं बताई थी, जबकि आयुष कह रहा था कि चाचा को अपने बेटे की हर हरकत की जानकारी है। और फिर उसने मुझ पर एक ऐसा इल्ज़ाम लगाया जिसे सुनकर मेरे सर पर पहाड़ टूट पड़ा। आयुष कहने लगा कि वो रोज़ रात को मेरे दूध में नशे की दवा मिला दिया करता था, क्योंकि चाचा ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। अगर वो चाचा की बात ना मानता तो वैभव उसे नशा लाकर न देता। ये बात सुनकर मेरा तो दिमाग घूम गया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सालों बाद मेरा देवर मेरी ज़िंदगी में आया भी तो एक नए दुख की कहानी लेकर। मेरे विधवा होने के बाद भी उसने मुझे कोई सहारा नहीं दिया था। इस बात का मुझे दुख नहीं था, लेकिन मेरे जवान बेटे को नशे की लत में डालकर उसे घर में चोरी करना सिखाकर जो उसने किया था वो मेरे लिए बहुत बड़ा पाप था। और मुझे हर रात नशे की दवा देने का जो मतलब था मैं अच्छी तरह समझ गई थी। मुझे अपने पति आनंद की बात याद आई थी, जिससे शादी के शुरू दिनों में मुझे ये बात समझाई कि बुरी आदतों से हमेशा ठीक दूरी रखना, उनसे दूर ही रहना। लेकिन उस वक्त मैं आनंद की बात को समझ नहीं पाई थी, और आज सालों बाद मुझे इस बात का मतलब समझ आया था। इस पाप ने एक बार फिर मेरी हंसती बसती दुनिया को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन वजह मुझे मालूम नहीं थी। मैंने आयुष को सख्ती से कहा कि वह आइंदा नशे के बारे में सोचेगा भी नहीं, और मैं खुद आधी रात को ही शरद के घर पहुंच गई और उसकी पत्नी के सामने अपने सारे सवाल पूछने लगी। पहले तो वो हक्का बक्का सा रह गया, और फिर उसने मुझे सारी सच्चाई बता दी। आनंद की मौत के बाद मुझे घर से निकालकर उन लोगों ने हमारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया,
लेकिन शरद अपनी अय्याशी की वजह से उस संपत्ति को संभाल न सका और हर चीज़ बेच दी। बहुत मुश्किल से नौकरी करके वो गुजारा कर रहा था। बाहर से वो लोग अच्छे खासे रहते थे, लेकिन घर के हालात अंदर से बिगड़ चुके थे। वो बच्चों को अच्छे संस्कार भी ठीक तरह से नहीं दे पाया था और उसका जवान बेटा नशे की लत में डूब गया। जब शरद ने मुझे इतने बड़े कारोबार को चलाते देखा तो उसकी नीयत ख़राब होने के साथ साथ मुझ पर भी मैली हो गई, क्योंकि मैं अब भी बहुत सुंदर थी। उसने मेरे बेटे को अपना मोहरा बना लिया और उसे नशे की लत में फंसाकर हर रात मेरे साथ कुकर्म करता रहा, यहाँ तक कि मैं गर्भवती हो गई। उसने सोचा था कि जब मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो अपनी बदनामी के डर से शादी के बारे में सोचूंगी और वह खुद मुझसे विवाह कर लेगा। इस तरह वो मेरे जमे जमाए कारोबार का मालिक भी बन जाएगा और नशे की वजह से आयुष भी उसके रास्ते का रोड़ा नहीं रहेगा। शरद की सच्चाई जानकर मेरे होश उड़ गए। पहले ही मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या कम तकलीफ़ें उठाई थीं, जो शरद मेरे लिए एक नई मुसीबत बनकर खड़ा हो गया था। मैंने उससे कहा कि वो अब ये सपने देखना छोड़ दे कि मुझे असहाय समझकर वो मुझे इस्तेमाल करेगा और मैं मजबूर होकर सहती चली जाऊंगी। मैं वहाँ से निकलकर सीधी पुलिस स्टेशन गई। मैंने शरद पर केस दर्ज करवा दिया और उसके बेटे वैभव पर भी, जिसने मेरे मासूम से बेटे को नशे की लत में धकेला था। वो दोनों बाप बेटा जेल में थे और अपने किए की सज़ा काट रहे थे। भगवान का करना ऐसा हुआ कि मेरा गर्भ खुद ब खुद नष्ट हो गया था। उसके बाद से मैंने कभी दोबारा इस रिश्ते पर भरोसा नहीं किया। आज मैं पलटकर अपनी ज़िंदगी को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा विधवा होना भी शायद मेरा अपराध बन गया था। हमारे समाज में एक विधवा औरत को जीने का अधिकार क्यों नहीं दिया जाता? अगर वो अपनी संतान की खातिर दूसरी शादी नहीं करना चाहती तो उसे समाज में इस कदर क्यों अपमानित और प्रताड़ित किया जाता है? क्या मुझे उस वक्त अपने बेटे को छोड़कर दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी? क्या शादी के बाद मेरे बेटे को वो प्यार मिलता जिसका वो हकदार था? आप सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे इन सवालों का जवाब ज़रूर दीजिएगा। दर्शकों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा और इस तरह की और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलती हूँ एक नई और सीख देने वाली कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।